Recording in progress. तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने को है और लास्ट चैप्टर भी है। यूं तो बुक में जो आपकी थर्ड बुक है आपके अकाउंट की, उसमें जो लास्ट चैप्टर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, लेकिन आप जानते हैं वो चैप्टर हमने पहले कवर अप कर लिया है। तो आज की क्लास में हम अपना लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट है वैसे नंबर के हिसाब से जाएंगे तो, लेकिन वैसे हमारा कोर्स के हिसाब से हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस। यूं तो ये चैप्टर डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान है। सबसे अगर आसान चैप्टर है तो वो यही होता है। कैसे आसान है सर? क्योंकि फॉर्मूला बेस है। अगर आपका टेंथ लेवल में थोड़ा सा भी मैथ में इंटरेस्ट रहा हो, फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने आसान लगते हैं, या फॉर्मूले को रोटेट करके लेफ्ट राइट साइड लेकर जाकर उन्हें प्लस माइनस करके आपको फॉर्मूले से फॉर्मूला जनरेट करना आता है, तो सबसे आसान चैप्टर भी यही है। हाँ, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले और कंसेप्चुअल नॉलेज होना इसमें जरूरी है। कंसेप्ट नॉलेज की आपको 11वीं 12वीं काम आएगी, थोड़ी बहुत काम आएगी, अदरवाइज हम ज्यादातर इसी क्लास में इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे जो अब प्रीवियस में आपका छूटा हुआ है। लेकिन एक शर्त है, अगर आप थोड़ी सी बैलेंस शीट याद कर लें, मेजर हेड और सब हेड भी याद कर लें, तो उन फॉर्मूलों को समझने में काफी हद तक आसानी रहेगी। इसलिए हमने पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का याद किया हुआ है, उधर हम कैश फ्लो भी करके आ रहे हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी चीजों को क्लियरिटी होगी, क्या करंट एसेट है, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को आफ्टर द कैश फ्लो स्टेटमेंट कराता हूँ। तो चीजें ऑलरेडी फेमिलियर हो चुकी हैं, तो आपको समझने में आसानी भी रहेगी। रही बात अकाउंट रेशियो एनालिसिस की, तो प्यारे बच्चों, इसका वेटेज इस बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपका एक चैप्टर था कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वो डिलीट कर दिया गया है, और उसको उसके जो मार्क्स थे वो अलॉट कर दिए गए हैं रेशियो एनालिसिस को। अभी तक ये 4 मार्क्स में आता था, वो चैप्टर 3 में आता था। अभी मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखा, तो ये चैप्टर 7 या 8 नंबर का आएगा, मैं भी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मिनिमम 7 तो है ही है। 7 नंबर पे तो मैं श्योर हूँ कि 7 का तो आएगा ही आएगा। 8 का आएगा ये मैं थोड़ा सा कंफर्मली कह नहीं सकता, मैं थोड़ा भी चेक नहीं किया। तो ऐसे नहीं जानने दे सकते हम, 7 8 नंबर काफी बैठते हैं। रही बात क्वेश्चन का पैटर्न क्या है लास्ट टाइम से, मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ बताते चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं। और अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इस चैप्टर को थोड़े से भी मन से करोगे, जैसे कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप करके आ रहे हैं, नाउ यू कैन से कि हम बिल्कुल नील नहीं है, डब्बा गुल नहीं है ना। जिस बच्चे ने एक एक चैप्टर, जैसे एक एक क्वेश्चन मेरे कहने से किया है, आपको पता है वो उससे आसान चैप्टर आपको लगा भी नहीं होगा। लेंथ ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन आसान बहुत बना देते हैं हम। इस तरीके से हमने किया हुआ है और आपने करके देख लिया। मैंने क्लास को स्टार्टिंग में भी कही थी, और आज चैप्टर एंड हो चुका है कैश फ्लो, मैं आज कह भी सकता हूँ। आप भी अग्री कर सकते हैं इस बात से, आपको पता है। अगर आपने नहीं किया है तो वो एक बात अलग है। रही बात रेशो एनालिसिस की, इसको कवर करते ही हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बीच बीच में बहुत किसी किसी चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं, जैसे कि रेशो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी, आपकी शेयर वाली जो चैप्टर है, उसमें बैलेंस शीट बनाना, वो हमने जान के छोड़ दिया था, क्योंकि बैलेंस शीट के हेड याद हो चुके हैं। फिर मैंने फ्लो बन चुका था हमारा कैश फ्लो का, तो वो जान के नहीं कराया। तो आफ्टर द रेशो एनालिसिस जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे कवर अप कर लेंगे। कुछ एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कोई स्पेशल ज्यादा वो नहीं करना होता। मेन आपका नॉर्मल जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि अगर आप सैंपल पेपर भी खरीद लें और एक सैंपल पेपर को फॉलो कर लें और डेली एक पेपर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसमें कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती। फालतू की वीडियो यूट्यूब पर देख के कुछ नहीं होता टाइम वेस्ट के अलावा, फिर अब बाद में आप रील पे शिफ्ट हो जाओगे और रील देखना शुरू कर दोगे। हाँ, है ना। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है एक सैंपल पेपर पकड़ लो, एनी पब्लिकेशन, वैसे ओसवाल का पकड़ लो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आप किसी का भी पकड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर में सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर कौन क्या बदलेगा, ज्यादातर में प्रीवियस ईयर के हैं। जिन्हें प्रीवियस ईयर को ज्यादा में मेजर क्वांटिटी में डाला हुआ है, वो ज्यादा अच्छा है, बस इतना ही तो है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑनेस्टी के साथ अपने घर पे एक सैंपल पेपर को निकालना शुरू कर दीजिए।
ये मैटर कर सकता है, आप अभी पूरा पूरा ना निकाल लें, आप उसका ए पार्ट या बी पार्ट या ए पार्ट का हाफ पार्ट, है ना, आप निकालना शुरू करें। टाइमिंग लगाएं, कितने टाइम में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अकाउंट के पेपर में अकाउंट का क्वेश्चन निकालना ही सब कुछ नहीं है, टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। खैर ये बातें आगे भी होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं रेशो एनालिसिस। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि रेशो एनालिसिस में, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है, हमने एक बैलेंस शीट वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना, बैलेंस शीट वाला। लो मैं इसको दिखाई दूं, ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बनाना जा रहे हैं तो पूरा ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं, है ना। ये ये वाला चैप्टर नहीं है, एक सेकंड हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये वाला चैप्टर में हमने एक बुक पढ़ी थी, और अगर आपने ध्यान से देखा था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार, ये जो हमारे चैप्टर हैं, इनको जो डिवाइडेड किया है, ये तो सारा एक ही चैप्टर में है, और ये दूसरे चैप्टर में, एक और दो, अगर इन दो चैप्टर को देखा जाए तो ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर भी लिए हैं, हाँ या ना। ये नहीं कंप्लीट किए हैं, कैश फ्लो करके आ रहे हैं भाई हम, और ये भी करके आ यस रहे हैं, सर। है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको, अगर इसमें बुक में मुझे मिल जाए, अगर हमने पीडीएफ पूरी बनाई हुई है, तो एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं। एक मिनट रुकिए, देखता हूँ मैं मिलता है क्या। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि रेशो एनालाइसिस की जो पीडीएफ है मेरे पास, वो सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से है, वो पीडीएफ उसमें नहीं बनी हुई है हमारी, तो रहने देते हैं उसको, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ, जो बात बता रहा हूँ मैं वैसे ही ओरल बता देता हूँ, ठीक है। चलिए हम वहीं पे आ जाते हैं, रेशो एनालिसिस। अच्छा, हाँ जी सर। मैं आपको बता रहा था प्यारे बच्चों कि जो रेशो एनालिसिस है, आपने अभी देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपके जो ये हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में आते हैं एक तरह से। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल टूल्स की, तो फाइनेंशियल टूल्स में एक चैप्टर जो मैंने आपको बताया अभी डिलीट हुआ है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये डिलीट हो चुका है चैप्टर। अभी तक आता था, करना पड़ता था। उसी से जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशनलाइज। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक तरह से टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। अगर आप पूरी बुक को ध्यान से देखेंगे, तो पहले आपकी इस बुक के ऊपर ही आपका हेड डला हुआ है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आते हैं, यू नो वेरी वेल, कि बैलेंस शीट आएगी उसमें, है ना, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा। तो इन सब का क्या करना है, हमें एनालाइज करना है, इनका विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण करने में एक हेल्प हमारा रेशो एनालिसिस भी करता है। सर ये कैसे हेल्प करता है, इसको सुनिए। जिस तरीके से प्यारे बच्चों किसी भी चीज की टेस्टिंग किया जाता है, जैसे आपका, हम टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं सर, हम आपके पीटीज एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये किस लिए होते हैं, ये आपका टेस्ट ही तो है एक तरह से, या क्लास टेस्ट भी टीचर करता है। क्यों करते हैं, बच्चे की स्थिति पता चल जाए कि वो पढ़ाई में कैसा है, यही होता है या नहीं होता है। उस रिपोर्ट को सबमिट कर दी जाती है आपके गार्जियंस को थ्रू द पेटीएम। तो उस पेटीएम के थ्रू आपके गार्जियंस को आपके बारे में पता चलता है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं,
पिछले पीटी से ग्रोथ हुई है या आपने ग्रोथ डाउन चली गई है ना। तो ये आपका पूरा विश्लेषण हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ एज ए स्टूडेंट, किसी बच्चे की जो रिपोर्ट होती है वो उसका पूरे साल के जो मार्क होते हैं आपके, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो आपकी दर्शाता है कि आपने क्या किया हुआ है। इसी तरह से किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालाइज कराते हैं, एक तो वो चैप्टर जो मैंने आपको बताया डिलीट हो चुका है ना, टूल्स वाला। और एक उसी में एक पार्ट हो रहा है आपका रेशो एनालिसिस, ये भी एनालाइज करता है किसी भी कंपनी की स्थिति को। सर ये कैसे एनालाइज करता है, इसके बारे में धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। काफी लेंथी चैप्टर है, काफी दिनों में कंप्लीट होगा, एकदम से कंप्लीट भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे बात करते रहेंगे। हाँ, लेकिन इतना फिलहाल समझने के लिए जरूरी है कि ये भी एनालाइज नाम में ही चल रहा है, रेशो एनालाइज। और इस रेशो के द्वारा हम एनालाइज कर देते हैं किसी भी कंपनी का कि उसकी स्थिति क्या है। जैसे कि चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि स्कूलों में आपने कहीं ना कहीं आपने कवर कर ही लिया है। जैसे कि करंट रेशो, छोटा सा नाम है इसका, करंट रेशो एक सबसे पहला रेशो आता है ये, है ना। तो करंट रेशो बताया जाता है कि आइडियल रेशो 2:1 है ना। तो ये रेशो, आइडियल रेशो बताता है 2:1 है। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आते हैं, कई बार पूछ ले जाता है। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो जो करंट रेशो का आइडियल रेशो है प्यारे बच्चों, वो 2:1 है। तो सर ये 2:1 ही क्यों होता है ना, ये आइडियल रेशो है। अगर ये सर 4:1 हो या 1:1 हो, तो यही आप रिपोर्ट देख के बता देंगे किसी भी कंपनी की। तो जैसे बताया आइडियल रेशो 2:1 है, तो भाई कंपनी ओके है। क्यों ओके है, अभी बाद में बात करेंगे। 2:1 है तो ये कंपनी ओके है, तो आपको रेशो देख के पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। भाई आपके मार्क्स 10 नंबर का आपका टेस्ट हुआ, आपके 10 में से 8, 9 या 10 आए, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा आपकी स्थिति कैसी है। या 0 आए या 2 आए, तो आपका रिपोर्ट का पता चल जाएगा अच्छा है या बुरा है या ना। 10 में से 10 आए तो क्या कहोगे, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का करंट रेशो 2:1 आता है तो बहुत अच्छी स्थिति है। 1:1 आए तो स्थिति डामाडोल है जी। अभी बताऊंगा मैं आपको, जब ये रेशो कराऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा क्यों डामाडोल है। 4:1 है तो बहुत बुरी स्थिति तो नहीं, लेकिन आइडलनेस ऑफ फंड्स है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपने पैसा बिना बात के हाथ में रखा हुआ है, रोका हुआ है। 4:1 है, बताऊंगा डिटेल में। तो मेरी बात समझ में आ रही। तो रेशो के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक डेट टू इक्विटी रेशो होता है, आप निकाल लेंगे आगे चल के। एक रेशो आता है प्यारे बच्चों, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। अब इस डेट टू इक्विटी रेशो में क्या होगा, इसकी भी कहानी सुनिए। डेट टू इक्विटी रेशो जैसे नाम से पता चलता है, डेट आपके पास उधार कितना है, इक्विटी यानी कि आपके बिजनेस की कुल कितनी इक्विटी है। अब सपोज करो मैं आपको कहूँ आपका डेट तो 4 है और आपके पास इक्विटी 1 है, तो आप समझ सकते हो कंपनी की स्थिति क्या है। नहीं दिख रही आपको, आपको दिख जानी चाहिए कि कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है और जो उसका रियल का खुद का पैसा है उस कंपनी में वो बहुत कम है। यानी कि खुद का पैसा लगाया हुआ बहुत ज्यादा कम है, और आपकी जो कंपनी में है लोन जो है वो बहुत ज्यादा है। दिख रहा है ना, इस स्पेशली। तो क्या आप बता नहीं सकते अच्छा है कंपनी की स्थिति या बेकार है कंपनी की स्थिति, बता सकते हैं ना। अगर यही रेशो हो जाए 10:2, तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक दिख रही होगी आपको, कि भाई कंपनी ने जितना भी पैसा कंपनी पे नेटवर्थ जो भी लगी हुई है वो उधार के थ्रू ज्यादा लगी हुई है। ये चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि रेशो क्या है मेरा, डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट 10, अगर 10 रुपए उधार मतलब 2 रुपए अगर खुद के लगाए हुए हैं, तो 10 रुपए बाहर से लेके उधार लेके लगाए हुए हैं, ये रेशो दिखा रहा है। तो यानी कि जब आपकी कंपनी की रिपोर्ट आप इश्यू करते हैं, तो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, स्पेशली ये माना जाता है कंपनी में जो शेयर्स बाय करना चाहते हैं, जो आप एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरे का एनालाइज करते हैं थ्रू द रेशो, थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, थ्रू द बैलेंस शीट, एज वेल एज पीएलएल। पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, पीएल अकाउंट नहीं होता कंपनी के केस में, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, राइट। तो ये आपका क्या करता है, परीक्षण करता है, एनालाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, इस टीचर्स गार्जियन आपके थ्रू द पीटीज एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, हाँ मिड टर्म एग्जामिनेशन, है ना, वट एवर
जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके थ्रू या क्लास टेस्ट के थ्रू आपका जांचते हैं। तो बिल्कुल वही चैप्टर है, ठीक है ना। इसीलिए इसकी डेफिनेशन जो छोटी सी बन के आई वो आई कि इट इज द प्रोसेस। ये क्या है जी? ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का? कंप्यूटिंग करने का। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर करने का, कंप्यूटिंग करने का या डिटरमाइन करने का। एंड क्या करने के लिए? प्रेजेंटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो इट इज द प्रोसेस है, एक प्रोसेस है क्या? रेशनलाइज एक प्रोसेस है अपने आप में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कंप्यूटिंग करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या प्रेजेंटिंग करते हैं। किस, क्या प्रेजेंटिंग करते हैं? प्रेजेंटिंग द रिलेशन, प्रेजेंटिंग द रिलेशन ऑफ, या रिलेशनशिप लिख देंगे, रिलेशनशिप ऑफ आइटम एंड या ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, आइटम्स में या ग्रुप ऑफ आइटम्स में क्या करता है? रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। कैसे? कंप्यूट करके या डिटरमाइन करके। ग्रुप ऑफ आइटम इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो इतनी ही डेफिनेशन आपको काफी है समझने के लिए कि रेशो एनालिसिस का काम क्या होता है। आई होप आप इस छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू समझ गए होंगे। तो ये आपका रेशो एनालिसिस का पार्ट है प्यारे बच्चों। अब बात आती है, सर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सिर्फ आपके जो सिलेबस में है वो चार तरीके के रेशो हैं। कितने तरीके के प्यारे बच्चों? चार तरीके के रेशो हैं। जिसका पहले का जो नाम है आपका, वो है प्यारे बच्चों लिक्विडिटी रेशो। क्या है जी? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो। अभी वन बाय वन बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, डेप्थ में पढ़ेंगे क्या है लिक्विडिटी रेशो। दूसरा है सोलवेंसी रेशो। तीसरा है प्यारे बच्चों आपका टर्नओवर रेशो। इनके दूसरे नाम से भी पुकारे जाते हैं। जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा पर्टिकुलर, तब दूसरे नाम बता दूंगा, फिलहाल आप इतने समझिए। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये चैप्टर, ये आपके चार तरीके के आपके रेशो आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे पहले का नाम है लिक्विडिटी रेशो। मतलब आज की क्लास पूरी बेसिक है, बहुत थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता सकता हूँ, बस ज्यादा 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 मैं आपको बर्डन आज की क्लास में नहीं दूंगा। जैसे कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, पहला है लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी जैसे नाम से पता चल सकता है, लिक्विड है ना, थोड़ा सा आपको साइंस की थीम आ जाएगी इसके, सर साइंस पढ़ाने लग जाएगा, है ना। तो लिक्विड आपने सुना होगा साइंस में अभी तक की, अब मतलब जो 10th क्लास तक आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर लिक्विड का मीनिंग क्या लिया जाता था, याद है? लिक्विड का मीनिंग होता था जो ऐसा कोई लिक्विड, ऐसा कोई पदार्थ जो जिसमें धारण, जिसमें डाला जाए वो उसी का आकार ले ले, है ना। ऐसा पढ़ा होगा आपने, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। जैसे गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ले लिया, बोतल में डाल दे तो बोतल का आकार ले लिया। तो वहां पर क्या वही सेंस यहाँ पर लिक्विडिटी रेशो है कि अपने आप बदलता रहेगा? नहीं नहीं, थोड़ा सा उससे मीनिंग आएगा, सेंस आएगा, क्योंकि इंग्लिश में जब कोई मीनिंग है, कोई वर्ड है, तो सेंस तो सेम रहती है, लेकिन हाँ वेरी करता है मीनिंग कहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है, यहाँ पर हम उन ऐसे पदार्थों का रेशो निकालेंगे जो बिजनेस में बदलते रहते हैं।
अच्छा सर, ऐसे कौन से आइटम हैं जो बिजनेस में बदलते रहते हैं? क्या वो अपना आकार बदलते रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आकार बदलते रहते हैं। तो वही हम लिक्विडिटी रेशो के अंदर पढ़ेंगे। क्या होगा, चलो मैं इसको तो आज ही शायद कवर हो जाएगा, तो इसको हम कोशिश करते हैं अभी कवर करने की। 1 मिनट रुकिए बस। ये लो जी, ये हमारा लिक्विडिटी रेशो। तो अगर आप देखें बिजनेस में जितने भी हमारे पास, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के थ्रू बताऊं प्यारे बच्चों, तो 5 तरह के हेड होते हैं, आपको याद भी होगा, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू करें तो 3 ही तरह के अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में बताऊं, तो आपका आपको पता है आपका एसेट्स होता है ना। दूसरा आपका एक्सपेंस होते हैं। तीसरा आपका जो होता है रिवेन्यू होता है ना। कैपिटल होता है ना। और क्या होता है भाई, कैपिटल, रिवेन्यू और लाइबिलिटीज। ये 5 में बटी हुई है। ये सारे के सारे 5 के 5 आइटम, चाहे वो कोई कोई छोटी सी कंपनी हो या बहुत बड़ी सी कंपनी हो, आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सो हो जाते हैं। सारे का बैलेंस वहीं चला जाता है। करते हैं ना, पहले जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, आफ्टर दैट फाइनली गो टू द फाइनल स्टेटमेंट। तो सारे चीजों के बैलेंस वहीं चले जाते हैं। तो मेरा मतलब है आप बैलेंस शीट पे थोड़ी सी नजर डाल के देखिए। बैलेंस शीट से मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या ऐसी चीजें जो आपकी बदल सकती हैं। भाई फिक्स्ड एसेट बदल सकती हैं आपकी? बिल्कुल भी नहीं बदल सकती सर, है ना। क्या आपकी अ, जो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्या वे रोज बदलती हैं आपकी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बदलती। वे तो नाम से ही पता चलता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो ऐसी क्या चीज है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाओगे एक तो करंट एसेट नाम की कोई चीज है, और एक करंट लाइबिलिटी नाम की कोई चीज है। 11th से लेकर आज तक हम पढ़ते आए कि करंट एसेट चेंज होती रहती है ना। नाम ही इसलिए करंट एसेट है इसका। करंट लाइबिलिटीज, कई सारी डेफिनेशन है इसकी, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है। बात करते हैं, हम वही डेफिनेशन कंसीडर करते हैं जहां पर उस बात को समझ के उस टॉपिक को इजी किया जा सकता है। जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना, थोड़ा अलग पढ़ा। यहाँ पे हम थोड़ा सा सेंस वही पढ़ेंगे जो हम 11 से पढ़ते आए हैं, है ना। कैश, करंट एसेट्स है ना, जो बदलती रहती हैं, वेरी करती हैं, छह या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर की चीजें, है ना। तो वही हमारी करंट एसेट है। तो इसीलिए जो लिक्विडिटी रेशो के अंदर जो हम रेशो निकालेंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, वो हम पहला अपना जो रेशो निकाल लेंगे वो हम वही निकाल लेंगे। सबसे पहला हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों करंट रेशो। करंट रेशो। अब थोड़ी सी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर हम करंट रेशो क्यों लाए। दूसरा, इसके अंदर एक रेशो और आता है प्यारे बच्चों, वो है आपका क्विक रेशो। क्विक रेशो। तो सर अभी तो आपने बताया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रखती हैं, तो फिर आप ये दूसरा रेशो इसके अंदर ही क्यों लेकर आए? तो प्यारे बच्चों, ये करंट से भी ज्यादा है, जैसे नाम से पता चलता है क्विक। ये करंट से भी ज्यादा तेजी से बदलने वाले आइटम्स होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर करते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। तो पहला जो रेशो है हमारा मेजर, वो है लिक्विडिटी रेशो, जिसके अंदर आपके 2 तरीके के रेशो हैं। पहला रेशो प्यारे बच्चों कौन सा है आपका? करंट रेशो। और दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चों आपका? क्विक रेशो। आपको इन्हीं चीजों से डेप्थ में नॉलेज मिलेगी, यहाँ पर हम पूरा वाइडली इसको पढ़ने जाएंगे। करंट रेशो, जिसने सेंस समझ लिया, नाम का मीनिंग समझ लिया, लिक्विडिटी रेशो क्या है, जैसा भी मैंने आपको समझा दिया, नाम से पता चलता है लिक्विडिटी है, उसी के अंदर करंट रेशो है। तो करंट रेशो क्या चीज है हम बताएंगे, करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है। तो चैप्टर में बच भी कुछ नहीं जाता, टॉपिक में बच भी कुछ नहीं जाता। टोटल 4 तरीके के रेशो हैं, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो कुछ ज्यादा बचता ही नहीं, ज्यादा कुछ बचेगा भी नहीं। सिर्फ अगर आप एक एक को आप सोचे ही ना 4 हैं, आप तो आज का टारगेट है सिर्फ लिक्विडिटी रेशो को समझना। 1 या 2 दिन जो भी लगते हैं आप इसमें कीजिए, आप भूल जाइए 3 रेशो और है। अपना लिक्विडिटी रेशो निकाल के छोड़ना है। 2 तरीके के इसके अंदर रेशो है, करंट रेशो और क्विक रेशो, खत्म बात।
आपको तो उससे मतलब है। खैर, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। करंट रेशो, अच्छा ये फॉर्मूला में याद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला का नाम ही बता देगा फॉर्मूला क्या है। जैसे करंट रेशो क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आया समझ में, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सर क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें होता है प्यारे बच्चों, क्विक एसेट्स अपॉन, आप कहोगे सर क्विक लाइबिलिटीज, ठीक है ना, क्या कहोगे, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। लेकिन मैं कहूंगा नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है ना। फिर कैसा है सर, करंट लाइबिलिटीज अपॉन में लिखी जाएंगी, क्या लिखी जाएंगी जी, करंट लाइबिलिटीज। आप कहोगे सर ये तो धोखा हो गया, याद कैसे रखेंगे, करंट रेशो बराबर आपने बताया करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लेकिन क्विक रेशो आपने बता दिया क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये सर धोखा है ना, ये कैसे याद रखेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको जिन्होंने फॉर्मूले बनाए उनकी मंशा को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, छोटी सी बात बताऊंगा, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, छोटी सी बात, एक सेकंड बस। ये यहाँ पर ऐसा क्यों बदला, देखो प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा करंट का मीनिंग क्या आ रहा था, सेंस क्या आ रहा था। सिमिलरली हमारी जो क्विक रेशो है वो मैंने बताया वो करंट से भी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए उसका नाम रखा क्विक रेशो, ठीक है ना। तो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इन्होंने कहा ऐसी एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं कंपैरिजन टू करंट एसेट्स, तो वे आपकी क्विक एसेट्स हैं। अगर मैं करंट एसेट में से ऐसी एसेट माइनस कर दूं, ऐसी एसेट हटा दूं जो थोड़ा सा टाइम लेगी कन्वर्ट टू कैश, तो उसको हमने हटा दिया और वही क्विक एसेट बची। लेकिन करंट लाइबिलिटीज यानी कि पे, ये तो पे करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना, ये तो पे करनी पड़ती हैं। तो सर ऐसी लाइबिलिटीज कौन सी हैं जो हमें करंट लाइबिलिटी से भी पहले जल्दी से पे कर देनी चाहिए। तो नतीजा एक ही आएगा निकल कर कि बेटा करंट लाइबिलिटीज हो चाहे आपकी क्विक लाइबिलिटीज हो, लाइबिलिटी को तो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देनी चाहिए जो आपकी शॉर्ट टर्म है। बात समझ में आ रही है, आई नहीं होगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ सबसे पहले कि बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या माना जाए, करंट लाइबिलिटीज या क्विक लाइबिलिटीज। तो प्यारे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आप बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लेते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसकी कोई डेट तो होती नहीं कि आपको अभी पे करना है, ठीक है ना। तो लेकिन अकाउंटेंट मानते हैं कि आप इसको क्यों ऐसे कंसीडर करोगे कि एक लाइबिलिटी को देर से पेमेंट करो एक लाइबिलिटी को जल्दी पेमेंट करो, आपकी सारी पेमेंट ही जल्दी होनी चाहिए। तो क्विक लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं एक ही है। तो नया नाम देने से अच्छा उन्होंने क्या रखा, करंट लाइबिलिटीज। भाई लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है शॉर्ट टर्म में उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देनी चाहिए, तो उनको दो भागों में नहीं तोड़ा, तो इसलिए सारी करंट लाइबिलिटीज आपकी मान ली गई हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा वीडियो में रिकॉर्डिंग टाइम कंप्लीट होने वाला है इसलिए थोड़ा स्पीडली बताना भी पड़ा, लेकिन पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि लाइबिलिटीज को पे जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है, इसलिए सारी हमारी लाइबिलिटी क्विक है और सारी करंट है, एक ही मान ली गई है।